हेलो, नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत और प्राचीन भारत में अपने 2 लेक्चर हो चुके थे। आज का अपना तीसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में क्या-क्या है, वो हम बता देते हैं। भारतीय इतिहास के स्रोत कौन से हैं, आज के लेक्चर में होंगे। और पिछले लेक्चर में भी यही था कुछ, लेकिन जो पिछले लेक्चर में हुआ था उससे कुछ आगे का आज कंटेंट है। तो एक बार मैं कंटेंट से रूबरू करा देता हूँ आपको। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम आरण्यक उपनिषद, वेदांग सूत्र। आज पढ़ेंगे हम महाकाव्य जैसे कि रामायण, महाभारत। आज पढ़ेंगे हम पुराण के बारे में, बौद्ध साहित्य के बारे में, जैन साहित्य के बारे में, लौकिक साहित्य के बारे में। फिर पढ़ेंगे हम कुछ रचनाएँ, कुछ रचनाकार और उनमें खास बातें क्या हैं, ये पढ़ेंगे आज। इसके बाद पढ़ेंगे हम विदेशी जो यात्री आए हैं, जैसे कि रोम से, यूनान से जो आए हैं, उन्होंने क्या-क्या लिखा, उनके विवरण पढ़ेंगे आज। इसके बाद हम पढ़ेंगे चीनी यात्रियों के बारे में, ठीक है? चीनी यात्रियों के विवरण के बारे में पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे हम अरब यात्रियों के विवरण के बारे में और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता जो कि अपने नेक्स्ट क्लास में रहे। आज का कंटेंट आपका ये था, तो ये आज की क्लास तीसरी यहाँ से शुरू होती है। पहली क्लास में हमने पढ़ा था पाषाण काल के बारे में, पाषाण काल के सब कुछ जितने भी पॉइंट बनते थे मैंने सारे बताए थे। उसके बाद मैंने बताया था कुछ स्रोत जहाँ से हमें पता चलता है कि आज से हज़ारों साल पहले की सभ्यताएँ कैसी थी, लोग कैसे रहते थे। तो कुछ पॉइंट हमने कल के लेक्चर में पढ़ लिए थे, कुछ आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ये 3 पॉइंट तो हैं जहाँ से आपको कुछ ज़्यादा कहानी नहीं, ज़्यादा आपको पॉइंट याद करने थे बस, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ से पॉइंट ही याद करने। जब आगे चलेंगे वहाँ से कुछ कहानियों की तरह हम पढ़ेंगे ताकि आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ। तो लेक्चर है आज के यहाँ से। तो कल तक हमने पढ़ा था, लास्ट था अपना कि 4 टाइप के वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और सभी वेद को मिला के क्या बोला जाता था? संहिता बोला जाता था। और उससे आगे का लेक्चर आज यहाँ से प्रारंभ होता है। तो उसके बाद क्या था? आरण्यक और उपनिषद, ठीक है? आरण्यक और उपनिषद। संहिता के पश्चात, संहिता किसे बोला जाता था? चारों वेदों को मिला के संहिता बोला गया है। तो संहिता के पश्चात आरण्यक तथा उपनिषद का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज तथा संस्कृति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, ठीक है? उसके बाद इनका नंबर आता है, वैदिक काल के बारे में पता चलता है। फिर आता है वेदांग और सूत्र। वेदों को भली-भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। तो वेद हैं उनको समझने के लिए, ठीक है? वेद तो लिख दिए, उनको समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई, ठीक है? उन्हें क्या बोलते हैं? वेदांग, जो समझने के लिए जिनकी रचना की गई थी। जैसे कि नंबर 1 शिक्षा, उच्चारण विधि, शिक्षा से उच्चारण विधि, तो वेद लिखे उसके उच्चारण की विधि क्या है? ज्योतिष्य, भाग्यफल, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, शब्द की उत्पत्ति, निरुक्त, भाषा विज्ञान, छंद, चतुष्पदी श्लोक, ठीक है? ये वेदों के शुद्ध उच्चारण या यज्ञ के कुछ सिद्धांत थे, उनको समझने के लिए इनके वेदांगों की रचना की गई थी। इसी प्रकार इनके अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों और राजनीतिक, ठीक है? तो सिर्फ यही नहीं है कि आपका यज्ञ थे, कर्मकांड थे, यानी कि राजनीतिक विधि और व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी। और राजनीतिक के ऊपर एक बुक भी लिखी गई थी, अर्थशास्त्र, ठीक है? किसने लिखी थी? कमेंट करके बताएं। बाकी आगे इसी क्लास में आपको देखने को भी मिल जाएगी, ठीक है? तो आरण्यक और उपनिषद। संहिता के पश्चात किनका नंबर आया था? आरण्यक और उपनिषद। इसके लिए वैदिक समाज, ठीक है, तथा संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। वैदिक सब समाज किसके बाद आया था? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आया था, ठीक है? और ये वेदांगों की रचना की गई थी, वेदों को। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है अपना महाकाव्य, ठीक है? महाकाव्य, 2 महाकाव्य, रामायण और महाभारत। ऐतिहासिक की दृष्टि से इन्हें ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं माना जाता है क्योंकि इनमें कल्पनाएँ ज़्यादा दी गई हैं। बट इनके बारे में थोड़ी-सी चर्चा है, ठीक है? ज़्यादा पढ़ना है तो आप मार्केट से बुक लें, गीता प्रेस से रामायण, महाभारत पढ़ें, काम काम आएँगी। महाभारत वो क्या है, गीता ज़रूर काम आएगी और पता नहीं। वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है, ठीक है? जब वे वैदिक काव्य के बाद फिर आता है महाकाव्य का, जिसमें रामायण और महाभारत प्रमुख हैं। रामायण हमारा आदि काव्य है जिसकी रचना महर्षि, मैं हाइलाइट तो कर रखा ना, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, ठीक है? महर्षि वाल्मीकि ने की, ठीक है? इसकी रामायण की। इसमें हमें हिंदुओं, यवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है, ठीक है? अब ये कौन बताएगा कि रावण भाई यवन था,
शक था, ठीक है? भाई मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ठीक है? इसमें किसका संघर्ष मिलता है रामायण में? यवनों का, हिंदुओं का यवनों और शकों के साथ संघर्ष मिलता है, ठीक है? महाभारत की रचना, फिर इसके बाद आता है महाभारत। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने की। किसने की थी? वेद व्यास ने की। इससे प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, इससे भारत की यानी कि प्राचीन समय की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा का पता चलता है कि उस समय सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, ठीक है? और क्या था? राजनीतिक स्थिति कैसी थी? महाभारत में इसी का एक पार्ट है गीता, ठीक है? भगवत गीता, उसमें एक श्लोक है, एक बात है बड़ी पसंद आई मुझे कि तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहेगा। ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं, ठीक है? तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से महाकाव्यों को विशेष महत्व नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि इनमें वर्णित कथाओं में कल्पना का समावेश अधिक है। यही मैं बता रहा था कि इनमें ऐसा लगता है कि कुछ कल्पनाएँ की गई हैं, कुछ ऑथेंटिक बातें थोड़ी-सी कम दिखाई दे रही हैं, इसलिए इतिहास की दृष्टि से ज़्यादा वैलिड नहीं किया गया है, ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। ठीक है? ये महाकाव्य थे अपने कौन से? रामायण और महाभारत। नेक्स्ट चलते हैं, फिर आते हैं पुराण। इनकी संख्या कितनी थी? 18, ठीक है? इनकी संख्या थी 18। पुराणों में प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। यानी कि उस समय की स्थिति पॉइंट टू पॉइंट यहाँ का क्रमबद्ध स्थिति मिलती है। कौन आया था, किस कौन शासक था, उसके बाद कौन आया था, ठीक है? तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों का रचयिता और संकलनकर्ता लोमहर्ष तथा उसके पुत्र लोमहर्ष। इस पुराणों के रचयिता कौन थे? लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा, ठीक है? लोमहर्ष और उसके पुत्र अग्रश्रवा को पुराणों के रचयिता और संकलनकर्ता माना जाता है। ये पॉइंट पॉइंट भी नोटेड मिलो, ठीक है? अगला है, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। सबसे पुराना या कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, ठीक है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण, ठीक है? सबसे प्राचीन कौन सा है? मत्स्य पुराण है। पुराण प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय करते हैं। कब से कब तक की? प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक की जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जो इतिहास में घटित घटनाएं के बारे में यहाँ पे चर्चा की जाती है। और गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ था, ठीक है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले के प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए दो पुराण ही एकमात्र स्रोत हैं। प्राचीन भारतीय यानी कि पुनर्निर्माण के लिए, ठीक है? ये इतनी बातें हैं। बाकी आपको एक तो ये पॉइंट नोट करना है, पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता और संकलनकर्ता लोमहर्ष और उसके पुत्र अगरसरवा हैं, ठीक है? ये 2 पॉइंट सबसे ज़रूरी हैं। फिर है, ये ब्राह्मण साहित्य थे। अब ब्राह्मणोत्तर साहित्य जैसे कि जैन, बौद्ध या फिर कुछ और विदेशी या कुछ देश में रहते जैसे कालिदास है, जैसे कि चाणक्य हैं, इन्होंने भी कुछ साहित्य लिखे हैं, ठीक है? वो साहित्य, ये ब्राह्मण साहित्य थे। अब ब्राह्मणोत्तर साहित्य हम पढ़ेंगे, जिसमें अलग-अलग जैसे बाहर से कोई आए हैं, इब्न बतूता आया है, कभी कोई आया है जिन्होंने अपने-अपने लेख लिखे हैं, उन लेखों के बारे में सभी पढ़ेंगे। और जो भी यहाँ हम पढ़ेंगे, उनका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना ऐप शिक्षा युग 2। मत कर भाई, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर बौद्ध साहित्य, ठीक है? बौद्ध साहित्य। अब बौद्ध साहित्य में ना मेन पॉइंट पढ़ेंगे। अब बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म जब पढ़ेंगे ना, इसके सिंधु घाटी सभ्यता के बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, फिर पढ़ेंगे हम बौद्ध धर्म, फिर पढ़ेंगे जैन धर्म। उसमें तो कंप्लीट व्याख्या पढ़ेंगे, यानी कि इतने जितने भी पॉइंट निकल के आते हैं सारे के सारे। बट यहाँ थोड़ी सी जो चर्चा की गई है ना, ये चर्चा क्यों कर रहे हैं हम? कि यहाँ यहाँ से प्राचीन स्थिति के बारे में पता चल रहा है, ठीक है? महाभारत से क्या पता चला? उस समय की स्थिति के बारे में पता चल रहा है। रामायण से उस समय की स्थिति के बारे में पता चल रहा है। ये जो महाकाव्य थे या वेद थे, पुराण थे, क्या है? यहाँ उस टाइम की स्थिति, राजनीतिक दशा वगैरह इनका पता चल रहा है बस। इसलिए इनको थोड़ा-सा पढ़ते हैं। और पूरा का पूरा यूँ नहीं कि पूरे की पूरी इतनी मोटी भगवत गीता उठा के ले आए, रामायण उठा के ले आए। हाँ, हमें नहीं पढ़ना, एग्ज़ाम में नहीं आएगा। बस इतनी सी चर्चा की जाती है कि यहाँ से उस समय की स्थिति का पता चलता है बस। ठीक है?
बात है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में, ठीक है, यहाँ बौद्ध साहित्य अगर हम पढ़ने के भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। बौद्ध साहित्य ग्रंथों में 3 महत्वपूर्ण पिटक थे, त्रिपिटक, ठीक है। त्रिपिटक में बाँटा गया था, ठीक है, 3 भागों में ग्रंथ को बाँटा गया था। त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, ठीक है। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इसमें 3 भागों में विभाजित किया गया था, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। और ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, कई बार इनके नाम भी पूछ लेता है। बौद्ध धर्म से कौन से संबंधित हैं, जैन धर्म से कौन से संबंधित हैं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म से विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक है। विनय पिटक संघ संबंधी नियम है। विनय पिटक में क्या है? संघ के संबंधित नियम है, ठीक है। आचार संबंधित शिक्षाओं का संग्रह है। सुत्त पिटक में अगर मैं यहाँ पॉइंट नंबर 1 लिख देता हूँ, विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में संघ संबंधित, जो संघ है उससे संबंधित नियम और आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है, ठीक है, विनय पिटक में। सुत्त पिटक में नंबर 2 पे मैं मानता हूँ सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? धार्मिक सिद्धांत और धर्मोपदेश। धार्मिक सिद्धांत क्या है? धर्मों के लिए दिए गए उपदेशों का संग्रह है, ठीक है। धार्मिक उपदेशों का संग्रह है। और नंबर 3 पे आता है वहीं पे अभिधम्म पिटक, ठीक है। अभिधम्म पिटक में क्या है? दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। किसका? दार्शनिक सिद्धांत, ठीक है। दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह किसमें है? तीसरे नंबर पे अभिधम्म पिटक में। विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में है संघ से संबंधित नियम और आचार संबंधित नियम। सुत्त पिटक में क्या है? धार्मिक सिद्धांत और धर्मोपदेश के नियम है। अभिधम्म पिटक में क्या है? दार्शनिक का, ठीक है, क्या संग्रह है। बौद्ध ग्रंथ, हाँ एक पॉइंट ये कई बार आता है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? मैं लिख देता हूँ भाई यहाँ पे कि ये इंपॉर्टेंट है। बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध ग्रंथों से संबंधित जातकों में बुद्ध से संबंधित ये जो जातक कथा है ना, इसमें बुद्ध के जन्म से ही संबंधित है। उसके सब कुछ बुद्ध के जन्म से लेकर यानी कि जन्म होने से पहले तक की भी कथाएं हैं इसमें, जातक जातक कथाओं में। फिर आता है दोपवंश तथा महावंश नामक 2 पाली ग्रंथ हैं, ठीक है। एक दोपवंश, एक है महावंश। तो कोई भी, ठीक है, ग्रंथ हैं जिनमें पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन इतिहास, तो देखो जो अपनी एनसीईआरटी है वो पढ़ें, स्टैंडर्ड बुक पढ़ें। कुकू एफएम वाली कहानियों से सब कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। कभी वहां पढ़ते चलो, कुकू एफएम में बताया था कि चाणक्य ने ये किया वो किया, वो आपके मनोरंजन के लिए हो सकता है वो सही हो सकता है सही हो, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है क्यों, लेकिन जो एग्जाम आएगा वो कुकू एफएम से आएगा, वो यहाँ से आएगा। आजकल ऐड बहुत आती है। नागसेन द्वारा रचित, ठीक है। नागसेन ने एक रचना रची थी पाली भाषा में, मिलिंद पन्हो, ठीक है। भाषा कौन सी थी? पाली। भाषा कौन सी थी? पाली। लेखक कौन थे? नागसेन, ठीक है। और रचना क्या थी? मिलिंद पन्हो। इसमें क्या था? ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसमें हिंद यवन, ठीक है, हिंद यवन शासक मिनांडर के विषय में कुछ सूचनाएं दी गई हैं, ठीक है। एग्जामिनर को जब फंसाना होता ना, तो हम यहाँ से पढ़ के निकल जाते, वो यहाँ से पूछ लेगा कि मिनांडर के बारे में, ठीक है, किसने लिखा था। अब बच्चे फंस गए, मिनांडर कौन है भाई, किसने लिखा था? नागसेन। कौन सी ग्रंथ में लिखा था? मिलिंद पन्हो में। किसमें? मिलिंद पन्हो में। तो ये जो आपको पॉइंट दिए गए ना, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है? निर्धारित पॉइंट है, किताबों में देखोगे तो हुए हैं, वो सब कुछ हम नहीं पढ़ सकते, याद नहीं रख सकते, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ लिखे गए हैं, उनको ही रिवाइज करो 2 बार, 5 बार, 20 बार, 100 बार, जितना आपसे होता है। इनसे बाहर नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, मिल जाएगा, मैं नहीं कहता कि 100% मिलेगा, बट यहाँ से ज्यादा बाहर नहीं मिलेगा। फिर आते हैं बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन रचित अनेक कथाजनकों का वर्णित है। दिव्यादान द्वारा अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्य मित्र शुंग तक के शासकों के विषय में सूचना मिलती है। ये जो बात है ना, मैंने ज्यादा गहराई से नहीं बताई, इनकी चर्चा फिर होगी,
ठीक है ना? कब होगी? जब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे, जब मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, तो सारे के सारे हम पढ़ेंगे। सारे के सारे पॉइंट फिर पढ़ेंगे, फिर अच्छी कहानी के रूप में पढ़ेंगे। भई अशोक का एक पुत्र था महेंद्र, एक पुत्री थी संगीता। इनको वो क्या था, श्रीलंका भेजा गया था। इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था या बौद्ध को अपनाया था, ठीक है? अब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी लास्ट टाइम पे क्या किया था, वो कहाँ स्वर्ण बोल बेलगोला गया था, तो वहाँ पे उन्होंने एक पद्धति के तहत अपने प्राण त्याग दिए थे, उसका नाम क्या था? पीछे से उस पे कोर्ट में केस भी लगा हुआ था, ठीक है? तो ऐसी-ऐसी जो पद्धति है उसमें क्या था कि लास्ट में ना कुछ दिन पहले एक एक बंद रूम में अपने आप को रख लेते थे और खाना-पीना सब बंद। तो कोर्ट में उसका कुछ मैटर भी था। तो सारे हम जब टॉपिक पे आएँगे तब पढ़ेंगे। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसका स देखो यहाँ जैन साहित्य इतना ही नहीं है 2 लाइन का। जैन साहित्य काफ़ी बड़ा है। जैन साहित्य में कितने तीर्थकार हुए थे, 23वें का नाम क्या था, 24वें का नाम क्या था, प्रथम का नाम क्या था? ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे जब स्पेशल इस पॉइंट पे आएँगे। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है जिसकी रचना भद्रबाहु ने की। ठीक है, किसने की थी? भद्रबाहु ने की। कल्पसूत्र, ठीक है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है जिसकी रचना भद्रबाहु ने की। फिर आता है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक, इसमें क्या था, कुछ तो ऐतिहासिक घटनाएं हैं और कुछ अर्ध ऐतिहासिक जो इतिहास से पूर्णतः मैच नहीं होती, तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। प्रमुख साहित्य और रचनाएं आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे, ठीक है? कि कुछ हैं लेखक हैं जिन्होंने कुछ रचनाएं लिखी हैं और उन रचनाओं के बारे में, किसके शासन के बारे में लिखा, किस राजा के बारे में लिखा। कई बार जैसे ये भी तो होता था ना, अब कोई लेखक है, राजा के दरबार में रहता है, वो राजा की आलोचना तो कर नहीं सकता, चाहे राजा वो अच्छे कार्य करता हो या बुरे कार्य करता हो। उसको क्या करना था, राजा को बढ़ा-चढ़ा के वर्णन करना होता था राजा के बारे में। तो कई बार ऐसी भी बातें लिख दी जाती थी जिसका कोई खास औचित्य नहीं है, ठीक है? तो आगे चलते हैं ये वाली बातें, ये जो अपने क्या थे, प्रमुख साहित्यिक रचनाएँ, रचनाएँ, रचनाकार और किसके बारे में लिखा गया है, ठीक है? ये आपकी रचनाएँ हैं, ये रचनाकार हैं और ये क्या है, इनके बारे में लिखा गया है। और लिखा है ना क्या? ये रचनाएँ हैं, ये क्या है यहाँ पे, रचनाकार हैं, ठीक है? किस बारे में ये विषय है, किस विषय पे लिखा गया है, ठीक है? ये रचनाएँ हैं, रचनाएँ हैं अष्टाध्यायी, किसने लिखी? पाणिनि ने, व्याकरण ग्रंथ एक, ठीक है? पाणिनि। ये आपको याद करनी पड़ेंगी, इनकी कोई वो नहीं है, कोई ट्रिक वगैरह लगा सकते हो, ठीक है? याद करनी पड़ेगी। कहानी को हम पढ़ेंगे जब जब राजा महाराजा कहानियाँ उस व्याकरण में कर दिया, उसको जीत लिया, उसको हार लिया, ये वहाँ ज़्यादा मज़े आएँगे। तो यहाँ अष्टाध्यायी ने लिखी पाणिनि, मुद्रा राक्षस किसने ना, अष्टाध्यायी लिखी किसने? पाणिनि ने। मुद्रा राक्षस किसने लिखी? विशाखादत्त ने। इसमें क्या है, मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। महाभाष्य जो अष्टाध्यायी का ही एक पार्ट है, जो कि पतंजलि ने लिखी थी, इस पे पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलती है। कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखी थी, मौर्य काल के बारे में। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र ने लिखी थी, मौर्य काल के बारे में है। अर्थशास्त्र राजनीति, ठीक है, ये नीति मात्रा छोटी आएगी, राजनीति। कौटिल्य ने, चाणक्य ने, ठीक है, इसके 3 नाम थे, वही कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, जो कि इसके प्रधानमंत्री थे, ठीक है। मौर्य काल के बारे में लिखा इन्होंने भी। नीतिसार कामंदक ने लिखी है, ठीक है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास ने, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है, कालिदास की रचनाएं कई हैं, इसके अलावा भी हैं। मरीचिकटिकलम जो शूद्रक ने लिखी है गुप्तकालीन समाज के बारे में। हर्षरित बाण भट्ट ने, ये भी बहुत बार आता है, ठीक है, बाण भट्ट ने हर्ष की उपलब्धियों के बारे में लिखा है। रामचरित, ठीक है, रामचरित संध्याकर नंदी। रामचरित और रामचरितमानस दोनों अलग अलग हैं भाई, ध्यान रखना, कभी आप लिख दो तुलसीदास। रामचरित संध्याकर नंदी ने लिखी थी, जिसमें क्या है, बंगाल के शासक रामपाल के जीवन की कथा है। पृथ्वीराज रासो, ठीक है, चंद्रबरदाई ने लिखी थी, ठीक है, सुंदरबरदाई ने लिखी थी। पृथ्वीराज की उपलब्धियों के बारे में बताया जाता है कि पृथ्वीराज को लास्ट में अंधा कर दिया था। कुछ उसमें ऑथेंटिक बातें भी मिलती हैं, कुछ ऐसे भी मिलती है कि कुछ कल्पनाएं हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ है, जब आप पढ़ोगे ना पृथ्वीराज रासो, तो बहुत ऐसे भी लगता है कि ये कुछ कहानियां हैं ना, ये जैसे कि दंत कथाएं की तरह भी आपको लगेंगी ये। फिर है राज तरंगिणी, राज तरंगिणी लिखी थी कल्हण ने कश्मीर के इतिहास के बारे में।
तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, एक तो ये मैं बता दूं, ये पूछा जाता है कई बार, अष्टाध्यायी किसने, पाणिनि ने, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त ने, ठीक है। और एक ये तो बच्चों को सभी को पता ही होता है, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने। और ये मालका, ठीक है ये। और कौन सी है भाई, और हरिश्चरित है, और पृथ्वीराज रासो और राजतरंगिणी। ये कुछ है पॉइंट, यानी कि ये ज्यादातर पूछे जाते हैं, मैंने जहां जहां पॉइंट लगाए। हाँ, आप याद कर लेना सारे के सारे, अगर आप याद कर पाओ। बाकी ये जो नहीं कर पा रहे तो ये आपको खास करके याद कर लेनी चाहिए, कि जितनी की जितनी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने फोन में आप प्रिंट निकलवा सकते हो, कलर प्रिंटर है तो कलर निकलेंगे, नहीं तो आपकी ब्लैक एंड व्हाइट निकलेंगी। अगर फोन में ही पढ़ना चाहते हो तो फोन में एक अलग से फोल्डर बना लो, वहाँ पे अपने कंटेंट को इकट्ठा करते चलो, सारा का सारा कंटेंट। क्वेश्चन नंबर, अरे क्वेश्चन नंबर नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आते हैं यूनान और रोम के लेखक, ठीक है। यूनान और रोम के लेखक वो विदेशी हैं भाई, यहाँ से आ गए यूनान और रोम के लेखक। यूनान के प्राचीन लेखकों में टेसियस और हेरोडोट्स के नाम प्रसिद्ध हैं। हेरोडोट्स को किसका पितामह बोला जाता है, ठीक है बताओ भाई, हेरोडोट्स को किसका पितामह बोला जाता है, कोई बताएगा? हाँ, इतिहास का, ठीक है। हेरोडोट्स को इतिहास का पितामह बोला जाता है। अब देखते कौन कौन आए थे, टेसियस और हेरोडोट्स। टेसियस ईरान का राजवैद्य था, जो टेसियस था वो ईरान का राजवैद्य था, ठीक है। वैद, वैद और राजवैद्य में क्या फर्क है, जो राज्य का यानी कि जो राजा का देखभाल के लिए करता है ना, वो राजवैद्य है। के जो स्पेशल होता है, गांव में पहले होते थे वैद्य, आजकल तो डॉक्टर हो गए, वैद्य नहीं होते। वैद्य है ना, ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे यूं बता देते थे, आज आपने कितना खाना खाया, चाय पी नहीं पी, आपको कौन, ऐसी ऐसी क्वालिटी हुआ करती थी। आजकल तो मशीन आ गई है, लेकिन वो मशीनों से भी तेज हुआ करते थे, टाइम की ऐसी बात है। पेशियस के वर्णन में अधिकांशतः कल्पित कहानियां हैं, ठीक है। कल्पित का मतलब कल्पना से भरी हुई है, तो पूर्णतः अविश्वसनीय है, ठीक है। तो कुछ भी है, कुछ भी लिख दिया है, ठीक है, अपने मनोरंजन के लिए। अब वहां से पता तो चलता है, पर वहां से संपूर्ण रूप से हम मान नहीं सकते कि स्थिति ऐसी थी, ठीक है। ये कल्पनाएं से भरी कहानियां थी। फिर कौन आए थे कि हेरोडोट्स आए थे यूनान से। हेरोडोट्स ने क्या किया था, इसको कहा जाता है इतिहास का पितामह। ये 5वीं सदी ईस्वी पूर्व हिस्टोरिका की रचना की थी, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका, किसने, हेरोडोट्स ने। इसमें भारत फारस के संबंधों का वर्णन मिलता है। अब ये पॉइंट खास करके आता है, बच्चों को ये तो पता है इतिहास के पिता किसको कहा जाता है, हेरोडोट्स, इतना तो पता है। अब हेरोडोट्स ने एक बुक कौन सी लिखी थी, हिस्टोरिका, ये भी बता देंगे। लेकिन ये ध्यान में रखना जरूरी है क्या, इसमें किसका वर्णन है, भारत और फारस का संबंधों का वर्णन है, ठीक है। भारत और फारस के संबंधों का वर्णन है, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखना, कि आजकल जो है पूछता तो वही, ये तो बार बार पूछ के छक, बच्चों को याद हो गया हेरोडोटस इतिहास का पिता, इतिहास का पिता। बात तो ये है ना कि बुक लिखी, उस बुक में क्या लिखा, ठीक है। ये पॉइंट कई बार ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे भाई, सिकंदर आए थे, सिकंदर महान। सिकंदर को किसके साथ युद्ध करना पड़ा था, याद है, पोरस के साथ, ठीक है, पोरस के साथ। सिकंदर के साथ आए थे नियारकस, ऑन स्क्रिप्ट्स और स्क्रिप्ट्स, लिखने वाले स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट्स होते हैं ना, ये स्क्रिप्ट्स। अरिस्टोबुलस, गजब गजब के नाम है भाई, ठीक है। ये एग्जाम में खास करके नहीं पूछे जाते, आज तक ये बहुत ही कम पूछे जाते हैं। सिकंदर के पश्चात लेखकों में 3 राजदूत, मेगास्थनीज जो कि इंपॉर्टेंट है, डायमेकिस जो कि है, ये आदमी भी आए थे, ठीक है। डायनोसियस, ये दो मेगास्थनीज, ये खास है भाई। मेगास्थनीज ने इंडिका बुक लिखी थी, और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। सेल्यूकस निकेटर किसका, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर था, वो सेनापति था, किसका था, सिकंदर का। मेगास्थनीज ने इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के बारे में लिखा। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इन्हें क्या लिखा था, इंडिका लिखा था, इंडिका, ठीक है, जो मौर्य युग के समाज और संस्कृति के बारे में लिखा था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था ये, ठीक है। एक कवि हरिओम पंवार है, उन्होंने एक कविता भी लिखी थी, उसमें भी इनकी चर्चा की गई खास करके। अगला है भाई डाइमेकस, यह है सीरियन, सीरियन का यानी कि सीरिया नरेश अंतियोक्स का राजदूत था, यह बिंदुसार के दरबार में आया था। अब ये पॉइंट बनते हैं कई बार, जो डाइमेकस है किसके दरबार में आया था, सार के दरबार में आया, ठीक है।
सबसे पहले कौन था मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बता भाई। चंद्रगुप्त मौर्य। फिर कौन आया था उसके बाद? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद कौन? अशोक। ठीक है, ये आए थे। ये बाबू बेटे थे भाई सारे। टाइमिकस ये सीरिया के राजा का राजदूत था और बिंदुसार के दरबार में आया था। फिर आया था कौन? डायोनीसियस। ये किसके? मिस्र का एक राजा था। देखो, ये सीरिया का राजा है, मिस्र के राजा टोलेमी फिलोडेल्फस का राजदूत था, जो बिंदुसार के, ठीक है, और कहीं कहीं बिंदुसार और कहीं अशोक के दरबार में भी लिखा गया है। क्योंकि पहले कौन शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद उसका पुत्र कौन बना? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद कौन बना? अशोक। ये भी तो हो सकता है कि दोनों के ही टाइम में रहा हो, कुछ टाइम पे वो था, कुछ टाइम पे पिताजी चल बसे, पुत्र अशोक ने शासन संभाला। ये भी तो हो सकता है कि दोनों के दरबार में रहा हो ये। ठीक है, तो अलग अलग बुकों में, अलग 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 बुक्स में अलग अलग कुछ लिखा हुआ है। तो हमें ये ध्यान रखना कि बिंदुसार के दरबार में अगर ऑप्शन में मिल जाए या अशोक के दरबार में, तो हमें टिक कर देना है। ठीक है। प्लिनी, इसने पहली, ठीक है, प्लिनी इसने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, हिस्टोरिका अलग थी और नेचुरल हिस्ट्री अलग थी। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने ली। इसमें क्या था? भारत के पशुओं के बारे में, पौधों के बारे में, खनिज पदार्थों के बारे में जानकारी मिलती। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, प्राकृतिक इतिहास बोल सकते हो हिंदी में। और उसमें क्या लिखा था? भारत की खनिज पदार्थ, भारत के पशुओं के, पौधों के बारे में। इसके बाद आता टोलमी। टोलमी ने लिखी थी ज्योग्राफी। टोलमी की ज्योग्राफी, ठीक है, टोलमी ने लिखी ज्योग्राफी। किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन, इसका लेखक नहीं पता। ठीक है, क्योंकि इसने भारत के भूगोल और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है, बट यहाँ के इसके लेखक के बारे में नहीं पता। अज्ञात का मतलब इसका लेखक नहीं पता। अब एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, टोलमी की पुस्तक ज्योग्राफी, टोलमी की ज्योग्राफी, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, ये ध्यान रखना। और डायनासियस किसके दरबार में? बिंदुसार और अशोक के दरबार में। डायमेकस किसके दरबार में? अशोक के दरबार में। कौन किसके दरबार में आया था? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन किसका समकालीन था? ये पॉइंट ये ध्यान में रखना। अगर आप अपने अलग से भी कोई कॉपी लगाए हुए हो तो उसमें भी आप लिख सकते। नेक्स्ट पॉइंट, फिर आते हैं चीनी यात्रियों का विवरण लिखते हैं। चीनी यात्रियों के बारे में। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में चीनी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चीनी यात्री बौद्ध अनुयायी थे। चीनी यात्री जो आए थे वो बौद्ध के अनुयायी थे, यानी कि बौद्ध शिक्षा हासिल करने के लिए भारत में आते थे। किस पर्पज से आते थे? बौद्ध शिक्षा हासिल करने के लिए। भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए वो भारत आए थे। ठीक है, तो पहले आए थे फाहियान। ये आए थे कब? 5वीं सदी के प्रारंभ में। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिनको विक्रमादित्य का भी नाम से जाना जाता है, इसके दरबार में आए थे ये। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कौन? ठीक है, किसके दरबार में? फाहियान। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है, भारत आए थे। इसने भारतीय समाज, यहाँ की संस्कृति और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला, यानी कि इसके बारे में लिखा है भारत की समाज कैसा था, संस्कृति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, फाहियान ने लिखा था। 5वीं सदी में आए थे। ठीक है, 5वीं सदी के प्रारंभ में आए थे। कब? किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो एक अपने अलग से भी लिख सकते हो। कौन? ठीक है, कौन विदेशी यात्री किसके दरबार में आया था? विदेशी यात्री किसके दरबार में आया था? फिर इसके बाद आता है हेनसांग। ठीक है, फिर आता है हेनसांग। हेनसांग यह 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। इसकी रचना सीयू की। ठीक है, इसकी रचना का नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हेनसांग किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन के दरबार में। इनकी रचना का नाम क्या है? सीयू के रचनाकार कौन थे? ठीक है, सीयू के रचनाकार कौन? हेनसांग। हेनसांग ने कौन सी रचना की? सीयू की। किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन के दरबार में। ठीक है, ये कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन में। फिर आता है नंबर 3, इत्सिंग। ठीक है, इत्सिंग यह 7वीं सदी के अंत में भारत में आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था? बताना कमेंट करके। कहाँ था? नालंदा अब भी है। ठीक है, किसने बनवाया था? बताओ भाई। अगला आता आपका कौन से भाई? अरब यात्री। अरब यात्री, अरब यात्रियों के बाद अपना
ये आपका लास्ट स्लाइड है, यहाँ से कौन-कौन आए थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास रहेगी अपनी, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी शुरुआत हम मानते हैं 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, बट नई खोजों के अनुसार इसका जो समय है वो 8000 साल तक भी माना गया है, या आज से 8000 साल की घाटी सभ्यता थी। तो अरब यात्रियों के बारे में पढ़ते हैं। अल-ब्रूनी, अल-ब्रूनी यह 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ आए, ठीक है? महमूद गजनवी के, ठीक है? जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के साथ। कंप्लीट तो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये कुछ आए हैं, इन्होंने थोड़ी-थोड़ी चर्चा की है, बस बाद में हम इनके बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। अरबी में लिखी गई कृतिन के अरबी में एक बुक लिखी थी जिसका नाम है तहकीक-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद, किताबुल हिंद या भारत की तहकीक-ए-हिंद का खोज है, भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण बुक मानी जाती है, भारत की खोज या तहकीक-ए-हिंद। ने लिखी थी अल-ब्रूनी ने। किसके साथ आए थे ये? ठीक है? इसके बाद आते, हाँ, अरब यात्री थे। इसके बाद आते सर्वप्रथम 1888 में एडवर्ड साची ने अरबी भाषा की जो बुक लिखी थी तहकीक-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद का अनुवाद अरबी से अंग्रेजी में किया था। ये क्वेश्चन भी भाई एक बार इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या तहकीक-ए-हिंद का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? एडवर्ड साची ने, ठीक है? एडवर्ड साची ने। अरबी लेखकों में अल बरूनी के अतिरिक्त अल बिलादुरी, सुलेमान, हसन निजाम, फरिश्ता, निजामुद्दीन इब्न बतूता आदि भी आए थे। इनकी कहानियां आगे चल के पढ़ेंगे ना, जब बड़ा मजा आएगा, क्योंकि अब कुछ स्पेशल तो इनमें पढ़ना नहीं है। अब तो ये पढ़ रहे थे कि ये लोग आए थे, इन्होंने लिखा था। इन्हीं की कहानियों के बेस पे, इनके वृत्तांतों के बेस पे, इनके लेखकों के लेखक के जो लिखे हैं पाठ्य के बेस पे हम बोल सकते हैं टाइम की ऐसी घटनाएं थी, ऐसे लोग रहते थे, ऐसी ऐसा समाज था, ऐसी की राजनीतिक स्थिति। तो ये वहां से हम बस इनके बारे में थोड़ा सा जान रहे हैं। कंप्लीट इनके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। इब्न बतूता जिसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत रहला सर्वप्रमुख है, रहला, ठीक है? रहला तो अरबी भाषा में है। तो कौन सी भाषा में है? अरबी भाषा में लिखा गया है। यह 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर जानकारियां देता है। सुल्तान महमूद बिन तुगलक, ठीक है? हाँ, ये वही है ना, महमूद बिन तुगलक, पागल बादशाह। आया कुछ याद? पागल बादशाह। दिल्ली में काजी पद पर इसको नियुक्त किया, बाद में इसे राजदूत बनाकर भेज दिया था, ठीक है? इसको बोलते थे पागल बादशाह। और ये ना बहुत पढ़ा लिखा शासक था भाई, बहुत काफी पढ़ा लिखा शासक। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि काफी पढ़ा लिखा शासक जरूरी नहीं है कि सक्षम हो, पागल भी हो सकता है, ठीक है? तो इसके बाद हमने जो जो आज के टॉपिक में पढ़े हैं, ये का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। यहाँ से अपनी क्लास स्टार्ट थी, उपनिषद वगैरह, ये कुछ पॉइंट याद करने के थे। यहाँ पे कुछ खास कहानियां नहीं थी आज की, क्योंकि ये पॉइंट सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, और आपके लिए काची अच्छी अच्छी खासी मेहनत की। देखो कितना डिजाइन किया गया है ताकि आपका पढ़ने का मन करे, कलरफुल लगे आपको, ठीक है? ये कंटेंट राइटर अच्छी खासी फीस लेते हैं वैसे, तो आप ना पूरा पूरा फायदा उठाना इसका। ये फ्री में मिल रहा है आपको, पैसे नहीं देने इस चीज के, बिल्कुल फ्री में है, ठीक है? और इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता की रहेगी अपनी नेक्स्ट क्लास, ठीक है? नेक्स्ट क्लास रहेगी अपनी सिंधु घाटी सभ्यता। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? आप पढ़ाई करते रहें, यूट्यूब के ऊपर ये कोर्स आपका फ्री है, और पीडीएफ आपका बिल्कुल फ्री है, जो कि ऐप शिक्षा 2.0 पर मिलेगा। ऐप का लिंक नीचे दिया गया है।